that this chromatography is primarily a separation / identification technique. तो सेपरेशन तो ठीक है, मोस्ट ऑफ द chromatography techniques, in fact all of them are able to separate the components of mixture, लेकिन आइडेंटिफिकेशन सब में नहीं होती। इनफैक्ट क्रोमेटोग्राफी की कोई 10-12 टाइप्स हैं और उनमें से कुछ टाइप्स में आइडेंटिफिकेशन भी होती है, साथ सेपरेट भी हो जाता है कंपोनेंट और आइडेंटिफाई भी हो जाता है। लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस में, उनमें ऑलमोस्ट सब में सेपरेशन ही होती है, आइडेंटिफिकेशन कम होती है। अब क्रोमेटोग्राफी की कोई, जैसे मैंने कहा 10-12 टाइप्स हैं, उसमें से 3 टाइप्स आपके सिलेबस में, इनफैक्ट 2 टाइप्स हैं। एक पेपर क्रोमेटोग्राफी जो लेवल में आपने पढ़ी थी, वो हम रिकॉल करते हैं क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं A2 में। पहले वी हैड 4 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन सिलेबस टिल लास्ट ईयर, लेकिन उन्होंने एक टाइप सिलेबस से निकाल दिया, HPLC। तो अब हमारे पास टेक्निकली 3 टाइप रह गए हैं, तो मैं वही फोकस करूंगा, द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। So one is this paper chromatography. The second is thin layer chromatography. And the third one is gas liquid chromatography. तो ये 3 टाइप्स अब हमारे सिलेबस में क्रोमेटोग्राफी की। इनको हम एब्रीविएशन के साथ भी लिखते हैं, तो मैं इनकी एब्रीविएशंस भी लिख देता हूँ। समटाइम पेपर में एग्जामिनर ये जो 2 हैं इनकी एब्रीविएशंस लिखते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी के तो हम PC लिखते हैं, thin layer chromatography is TLC and gas liquid chromatography is GLC। अभी इसी क्लास में मैं बता देता हूँ कि आप पास पेपर करेंगे तो उसमें आपको ये HPLC भी मिलेगी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब दिस इज नॉट इन सिलेबस एनी मोर, ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चन छोड़ दें। आपके जो सिलेबस है वो सामने रखें, या जो लेटेस्ट बुक है ऑरेंज कलर की कैम्ब्रिज की वो सामने रखें, या नोट्स फॉलो करें। A2 में स्पेशली जो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं उनमें ये प्रॉब्लम आपको काफी ज्यादा मिलेगा। मैं एक टॉपिक की लिस्ट आपसे शेयर कर दूंगा जो सिलेबस में अब नहीं रहे। कुछ टॉपिक्स 2016 में निकले थे सिलेबस से A2 में से, और फिर अब कुछ 2022 में निकल गए। A2 का सिलेबस शॉर्टिंग हो रहा है और ज्यादा चीजें A2 से उठा के वो AS में शिफ्ट करते जा रहे हैं, और उसकी रीजन हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि A2 में AS में जितने भी टॉपिक्स ऐड हुए हैं पिछले 4-5 साल से, वो सारे A2 से शिफ्ट हुए हैं। जैसे ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी उन्होंने शिफ्ट कर दिया, फिर इसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट हम एक पढ़ाते हैं AS में, वो पहले A2 में था, फिर ये कार्बन नैनो पार्टिकल्स A2 में था। तो ये काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर में कि जब आप पास पेपर करेंगे P4 तो आपको काफी सारे क्वेश्चन या पार्ट्स ऐसे मिलेंगे क्वेश्चंस में जो आपको पता भी नहीं होगा कि आपने पढ़े हैं कि नहीं। तो लिस्ट एक मैं शेयर कर दूंगा, उनको आप देखें जरूर, कि उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो इस टॉपिक में ये HPLC अब निकल गया सिलेबस। ये क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं, और टेक्निकली जो GLC और HPLC वो बिल्कुल आइडेंटिकल थी। हमेशा हम पढ़ाते हुए सोचते थे इन्होंने क्यों रखी नहीं दोनों, तो उसमें से उन्होंने एक हटा दी एक सिलेबस में। तो अब इसमें जो टेक्निकली हमारे सिलेबस में वो ये 2 हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी अभी जैसे मैंने कहा कि O लेवल में आपने पढ़ी IGCSE में, तो A2 में भी हम उसको क्विकली रिकैप करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको P4 में मिलेंगे। तो वेरी क्विकली विल जस्ट गो थ्रू द पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको मैं अगर लिखना शुरू करूंगा लंबा चौड़ा काम नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। आपको जस्ट क्विक रिकैप दूंगा विद द डायग्राम, और आई होप आपको याद आ जाएगा सारा। इट्स अ सेपरेशन टेक्निक व्हिच इज टिपिकली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ कलर्स। डिफरेंट कलर्स हैं,
उनके मिक्सचर्स की सेपरेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। अब जो कलर्स हैं उसमें इंक्स, डाइज और पेंट पिगमेंट्स वगैरह सारे, और जो प्लांट पिगमेंट्स हैं लाइक प्लांट्स में जो लीव्स में, फ्लावर्स में, पेटल्स में कलर्स होते हैं सारे डिफरेंट, क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल एक्सेट्रा, वो सारे के सारे इससे सेपरेट होते हैं। तो डिफरेंट कलर्स की सेपरेशन के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज होती है। Like chromatography was sort of discovered by Muslim scientists about 1000 years back, और तब से ये यूज हो रही है। तो उस वक्त तो दे सिंपली यूज्ड इट टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ कलर्स। आपके पास एक लिक्विड आया और उसमें आपने बताना है कि इसमें हाउ मेनी डिफरेंट अदर लिक्विड्स आर देयर, तो वो उसकी क्विकली क्रोमेटोग्राफी करके बता देते थे इसमें 2-3 चीजें। तो काफी ज्यादा डिफरेंट फील्ड्स में साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट को यूज करते रहे। तो बेस उसकी पेपर क्रोमेटोग्राफी से स्टार्ट हुई, लेकिन अब जो जीएलसी वगैरह एचपीएलसी हैं, दे आर वेरी एडवांस टेक्निक्स इन फैक्ट। उसमें ये कलर्स वाला कोई काम नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर्स हैं उनकी भी सेपरेशन हो जाती है। तो खैर पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगर मैं इंक की एग्जांपल एक ले लूं, तो जो मिक्सचर ऑफ इंक की सेपरेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अगर एक मेरे पास इंक का मिक्सचर है और इसको आप चाह रहे हैं सेपरेट कर लें, तो आप उसको पेपर क्रोमेटोग्राम के ऊपर एक लाइन मार्क करते हैं पेंसिल से। पेपर क्रोमेटोग्राम जो पैक्ड आता है सील्ड इसी काम के लिए, क्रोमेटोग्राफी के लिए, उसके ऊपर आप एक लाइन मार्क करते हैं 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस और 2 सेंटीमीटर, और सैंपल का जो स्पॉट है वो आप उस पर लगा देते हैं। उसके बाद यू हैंग योर पेपर इनटू द सॉल्वेंट टैंक। सॉल्वेंट टैंक में आप पेपर को हैंग करेंगे, यू कीप एन आई ऑन इट, और जो आपका सैंपल स्पॉट और लाइक पेपर शुड बी टचिंग द सॉल्वेंट, लेकिन जो आपका सैंपल है that spot must not dip into the solvent. So this is the solvent here, ये सैंपल है, और इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं सॉल्वेंट टैंक को। दिस इज सॉल्वेंट टैंक, और ये बीच में क्रोमेटोग्राम पेपर है, क्रोमेटोग्राफ पेपर। अच्छा, अब जब आप इसको इस तरह हैंग कर देते हैं, देन यू कीप एन आई ऑन इट कि ये सॉल्वेंट जब ऊपर जाएगा इट वुड एक्चुअली बी taking all the solutes with it, the color and all। तो उसके बाद आप इसको निकाल लेते हैं जब आप देखते हैं कि ये बिल्कुल सेपरेशन होगी इसके ऑलमोस्ट। उसके बाद वी हैव these spots formed on the chromatogram, लाइक मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे कि रेड कलर इधर सेपरेट हो गया, ब्लू इधर सेपरेट हो गया बीच में, और ब्लैक इधर सेपरेट हो गया। लाइक द इंक हैड अ मिक्सचर ऑफ 3 कलर्स, रेड, ब्लू एंड ब्लैक, और ये सब इस तरह सेपरेट हो गए। अब इसको अगर हम लेबल करें, दिस टॉप लाइन इज सॉल्वेंट फ्रंट, that is the start line, और these are the solutes, ये जो 3 कलर्स हैं बीच में ये solutes हैं। अब ये पूरा जब सेपरेट हो जाता है तो इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। ठीक है, क्रोमेटोग्राफ, और ये क्रोमेटोग्राम। Chromatogram is like the final separated solute mixture upon the paper, लेकिन आप ग्राम देखें, ग्राफ देखें, इससे फर्क भी नहीं पड़ता। टेक्निकली ये डिफरेंट वर्ड्स, खाली पेपर को हम क्रोमेटोग्राफ कहते हैं और जिस पर सेपरेशन हो जाए क्रोमेटोग्राम। आई होप भी आप लोगों को याद है, ठीक है ना, इतना आपने इससे ज्यादा बल्कि टाइप्स पढ़ी हुई आईजीसीएसई में। तो जब ये सेपरेट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, वी टेक दिस आरएफ वैल्यू। अब आरएफ का क्वेश्चन A2 में आपको मिलेंगे, तो डू यू रिमेंबर कि व्हाट डज दिस आरएफ स्टैंड फॉर?
Solvent distance upon solute or solute distance upon solvent? Solute distance upon solvent, yes. Technically, RF stands for retardation factor. Resistance factor भी कहते हैं, but it is actually retardation factor. Retardation or resistance that the solute face towards the top when they travel. So RF is solute distance upon solvent distance. And because both of these two are measured in centimeter typically, and the units are like centimeter and centimeter, तो RF की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है. RF is just a ratio of two lengths, so it doesn't have a unit. अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा सपोज करूंगा, लेट्स से कि अगर ये रूलर रख के आपने इसको मेजर कर लिया लेंथ को, एंड द सॉल्वेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज 10 सेंटीमीटर, और उसके अगेंस्ट ये रेड इंक ने 8, 6 और 4 ट्रेवल किया. और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं भी जिसमें आपको ये डायग्राम मिलेगी और साथ स्केल बना हुआ है, और आपने खुद मेजरमेंट्स करके तो आरएफ कैलकुलेट करनी है, ठीक है. तो ये बड़ा सिंपल है. स्केल पे आप देखें कि लेंस कहाँ कहाँ है, और उसके बाद आप आरएफ निकाल सकते हैं. लेट्स से कि अगर यहाँ से मैं सॉल्वेंट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, उसके अगेंस्ट रेड कलर 8, 6 और 4 ट्रेवल कर रहा है, तो आरएफ हमारे पास आ जाएंगे तीनों इंक्स की इस तरह से. रेड, ब्लू एंड ब्लैक. ink or solute and its RF. 8/10 solute distance upon solvent का distance तो fixed रहेगा सबके लिए. 8/10 से मेरे पास ये आ जाएगी रेशियो 0.8. फिर 6/10 0.6 और 4/10 will be 0.4. अब इससे आपसे वो पूछते हैं A2 में स्पेशली कि जी what does the value of RF refer to or show or signify. आरएफ की जो वैल्यू हमें क्या बताती है कि जितना ज्यादा आरएफ लार्ज होगा 0.8, 0.6, 0.4, उतना ही आपका सॉल्यूट सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में. ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट. सो इसको मैं इधर नीचे लिख देता हूँ. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आरएफ, greater the solubility of solute in the solvent. So if you are told that the mixture of ink is polar, this is like one question in recent papers I've seen. If you're told the mixture of ink is polar and our solvent was polar as well, but in another experiment we use a more polar solvent. So if I use a more polar solvent, so how will the RF values change? The mixture of inks is polar solutes, and for that reason we use a polar solvent. जैसे solutes होते हैं वैसे solvent हम use करते हैं. तो अगर हमारे solvent polar था और हमारे पास ये RF values आई हैं, और एक और experiment में हमने ज़्यादा polar solvent use किया, like alcohol is polar, water is polar, alcohol is less polar and water is more polar. तो अगर मैं ज़्यादा polar solvent use करूँगा, तो how will the RF values change? इंक्रीज होंगी पहले वाली वैल्यू से या डिक्रीज होंगी? इंक्रीज होंगी ना. तो सिंपल सी बात है. देखें सॉल्वेंट फ्रंट तो टिपिकली वही रहेगा, क्योंकि अपने जीरो से स्टार्ट किया तो एंड तक जो ट्रेवल करेगा सॉल्वेंट, वो तो हम उसको ऊपर तो जाने नहीं देंगे, वहां पे रोक लेंगे, तो वो तो 10 रहेगा. लेकिन अब चूंकि सॉल्वेंट मेरा ज्यादा पोलर था, तो वो सॉल्यूट्स को ज्यादा डिसॉल्व करेगा. इट विल पुल द सॉल्यूट्स टू द टॉप. तो मे बी ये जो रेड है वो 9 सेंटीमीटर पे चला जाए, ये 7 पे, ये 6 पे आ जाए. तो जब मेरे सॉल्यूट्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो फिर आरएफ के वैल्यू भी लार्ज होंगे. तो ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, इसके साथ इसको लिख लें, ग्रेटर द आरएफ वैल्यूज, ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट,
ग्रेटर द RF, जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्यूट की बात हो रही है, ठीक है ना, उनके साथ उतनी फिर उसकी RF की वैल्यू भी लार्ज होगी और सेपरेशन अच्छी होगी। अच्छा, अब इसी के साथ इसका जो सेपरेशन का क्राइटेरिया है, व्हाट बेसिस और प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन द सेपरेशन, वो भी मैं इधर लिखता हूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी में। So the criteria or principle of separation, इसी के नीचे आप ऐड कर लें। The principle of separation is the solubility of the solutes in the given solvent or difference in solubility, difference in solubility of solutes in the solvent. This is the main criteria for separation, that the solutes have different solubilities in the given solvent. अच्छा, अब ओ लेवल में तो आप लोगों ने मेनली यही पढ़ा होता है, लेकिन ए लेवल में जब हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें इन एवरी टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी वी स्टडी वन और टू मोर थिंग्स, और वो एक जो बड़ी कॉमन चीज है वो आपसे पूछता है एग्जामिनर, इन ऑल दीज क्रोमेटोग्राफी टाइप्स देयर विल बी टू फेजेस, एक होती है मोबाइल फेज और एक होगी स्टेशनरी फेज, ठीक है, ये एग्जामिनर आपसे अक्सर पूछता है, तो इसके साथ आप लिख लें मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड stationary phase. अच्छा, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ so that you guys could actually conclude yourself कि what could a mobile and stationary phase be. So by the way, this is the main diagram of the chromatography. अगर कहीं पेपर में आ जाए बनाने के लिए तो पेपर chromatography की ये diagram, where we show this chromatograph paper in the solvent tank और ऊपर से आपने इसको कवर किया हुआ है। अच्छा, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज क्या होगा, इसी डायग्राम से आपको इस चीज की समझ आएगी। मोबाइल मींस मूविंग, स्टेशनरी मींस स्टॉप, स्टैटिक, रुका हुआ। तो व्हाट हैपेंस हियर इज कि अदर देन द मिक्सचर, जो आपका कलर्स हैं सॉल्यूट्स, अदर देन दैट इन दिस डायग्राम we have two phases. One of the phase is moving and the other is stationary, and because of the two phases the solutes get separated from each other. मोबाइल और स्टेशनरी फेज में आपका सैंपल नहीं आएगा, सॉल्यूट्स नहीं आएंगे, बट एनीथिंग एल्स देन सॉल्यूट्स would be counted into mobile and stationary phase. और वो क्या है, देखिए on this paper what is traveling up other than the solutes, the solvent is traveling up, right, and what is not moving is the paper itself. So the paper is stationary while the solvent is mobile. तो एक फेज रुका हुआ पेपर and the solvent is traveling up, but in between they pull and they separate the solutes from each other. अगर सिर्फ solvent हो तो भी solute separate नहीं होंगे, और अगर सिर्फ पेपर हो तो भी separate नहीं होंगे. So together mobile and stationary phase help in the separation of the colors. So mobile phase is the solvent and the stationary phase is the chromatograph paper. इसको आप लोग लिख लेंगे। अपेरेंटली तो मैंने देखा स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है, लेकिन पेपर में इसको अक्सर ही गड़बड़ किया होता है लोगों ने। I repeat के मोबाइल स्टेशनरी फेज में the solutes will not be counted, they are the ones which are subject, वो तो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से हो रहे हैं, because of the two phases. One of the phase is moving phase, जो मूव कर रही है सरफेस पे, स्टेशनरी फेज के ऊपर मूव कर रही है, तो जो मूव कर रही है फेज वो सॉल्वेंट फेज है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है। एंड द पेपर इज माइक्रोस्कोपिक पोर सरफेस पेपर, क्रोमेटोग्राफ पेपर एक्चुअली आपको पता है सेलुलोज प्लांट कार्बोहाइड्रेट से बनता है, और that has lots of microscopic pores in its surface, absorbent होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है मॉइस्चर को,
तो पेपर में जो पोर्स हैं और जो सॉल्वेंट है टुगेदर दे हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स इन डिफरेंट प्लेसेस, बिकॉज जो सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल है वो ऊपर तक चले जाएंगे बट एट स्पेसिफिक डिस्टेंस दे वुड ऑल गेट टुगेदर, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते एंड दे गेट स्टक इन द पोर्स ऑफ द पेपर. तो सॉल्वेंट एंड द पेपर आर कंसिडर्ड टू बी द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज. अब ये है वो ओ लेवल की पेपर क्रोमेटोग्राफी. अपेरेंटली सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पेपर में, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं. अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं टीएलसी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि टीएलसी में और पेपर क्रोमोग्राफी में कोई डिफरेंस नहीं है मेजर, सिर्फ इसके ऑपरेटर्स का फर्क है थोड़ा. लेकिन इसमें कोई अगर क्वेश्चन माइंड में आता है तो जरूर पूछे. तो सेकंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. टीएलसी, अच्छा टीएलसी में और पेपर क्रोमेटोग्राफी में एज आई जस्ट सेड वी डोंट हैव अ मेजर डिफरेंस, ओनली द ऑपरेटर सेटिंग इज डिफरेंट और बाकी तकरीबन सब सेम है. तो इसको भी मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको डिफरेंस का पता चल जाएगा. So what we do in this thin layer chromatography, that we have this gel, that is starch or agarose gel. मतलब ये इसकी मेकिंग आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन मैं सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ. तो वी जस्ट पुट दिस जेल और स्टार्च इनटू इट, और इसकी जगह बल्कि आप अगर स्टार्च ना लिखें तो इट्स प्रेफरेबली सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीड्स. SiO2 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बीड्स होती हैं, ऐसे पैक्ड मिलती हैं. उनको आप ऐड करते हैं वाटर में, दे गेट हाइड्रोलाइज्ड ऑन हीटिंग, और उसके बाद ये डेंस जेली लाइक लिक्विड बन जाता है गाढ़ा सा. और उसके बाद हम क्या करते हैं कि वी जस्ट टेक अ ग्लास स्लाइड, शीशे की जो स्लाइड है, वो हम लेके उसको इसमें जेल में डिप करते हैं और जस्ट डिप एंड टेक इट आउट. डिप एंड रिमूव. जब आप इसको डिप करके रिमूव कर लेंगे एंड देन यू ड्राई इट ऑफ. ये अगेन ऑपरेटर सेटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये बताए बगैर स्टूडेंट्स को मैंने देखा आइडिया नहीं होता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी. So we have this water beaker and we put this silicon dioxide aluminum oxide beads into it, we heat it, mix it properly, तो ये dense jelly like liquid बन जाता है, slightly turbid off white सा. उसके बाद we take this glass slide जो माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं स्टूडेंट्स बायो में, उस तरह की ये स्लाइड होती है थोड़ी सी बड़े साइज की. उसको आप जेल में डिप करके निकाल लेते हैं एंड देन वी ड्राई इट, आई मीन वी लेट इट ड्राई ऑफ. तो वो जो जेल है उसकी सरफेस पे एक even fine layer आ जाती है and it dries off. It's just like you had this molten jelly like thing and you dip something into it and take it out, तो वो उसकी surface के ऊपर stick हो जाएगा जब dry होगा. तो this slide will be then covered with a very fine or thin layer of these oxides. So the glass or the slide is coated with thin layer of Al2O3 and SiO2. मतलब वो जो आपने जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाया था जब आपने स्लाइड को ड्राई किया तो वो उसकी सरफेस पे ड्राई हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद का जो प्रोसीजर है इसका और पेपर क्रोमेटोग्राफी का वो सारा सेम है. मतलब उसके बाद आपने इस पे भी एक लाइन मार्क करनी है पेंसिल से, उसके बाद अपना जो आपका सैंपल है उसको आप इधर ड्रॉप लगाएंगे उसका, और उसके बाद उसको सॉल्वेंट टैंक में डाल देंगे इसके साथ. बल्कि आप बजाय इसके डायग्राम ड्रॉ करें बस आप इसके साथ ही लिख लें कि रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सिमिलर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी. So just dip this slide into the gel, dry it off, mark the line, and then you dip the slide into the solvent tank और बाकी सारा प्रोसीजर
इसके बाद का रेस्ट इज सिमिलर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, अब लेकिन सब 100% आइडेंटिकल नहीं है यहाँ पर, सो वी नीड टू फोकस ऑन द डिफरेंसेस हियर। जब आप ये सॉल्वेंट टैंक में डाल के स्लाइड को इवेंचुअली बाहर निकालते हैं तो व्हाट वी सी इज के द स्लाइड हैज वेरी डिस्टिंक्ट और शार्प बैंड्स। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो बैंड्स बनते जो मैंने नीचे यहाँ ड्रॉ किए थे, दे आर नॉट एक्चुअली क्लियर और डिस्टिंक्ट बैंड्स, वो ब्लर्ड होते हैं इस तरह से। मतलब यू कैन टेल कि ये रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन है, लेकिन टीएलसी में वी गेट वेरी डिस्टिंक्ट और शार्प बैंड्स ऑफ द सॉल्यूट्स। तो जो डिफरेंसेस हैं टीएलसी में और पेपर क्रोमेटोग्राफी में वो आपको याद रखने, वो मैं इधर लिस्ट करता हूँ। एक तो उसकी स्लाइड की प्रिपरेशन डिफरेंट है, बाकी आगे सॉल्वेंट टैंक में डालना, आरएफ लेना सब सेम है, लेकिन उसके बाद जो मेन डिफरेंस है, और ये पेपर में इस तरह की चीजें आती हैं, डिफरेंस इन टीएलसी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इन टीएलसी separation is better and more distinct bands of solutes are formed। मतलब इसमें जो solutes की बैंड्स और स्पॉट्स आते हैं वो ज्यादा डिस्टिंक्ट और क्लियर होते हैं। जब ज्यादा डिस्टिंक्ट और क्लियर होते हैं तो इससे क्या होता है कि इट गिव्स मोर एक्यूरेट आरएफ। तो फिर जो हमारे पास आरएफ वैल्यू आती है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में तो रफ रैंडम इरेगुलर शेप के स्पॉट्स होते हैं, तो हम रफली उस कलर का मिडल ले लेते हैं कि जी ये अगर रेड कलर है तो आप इसको यहाँ तक मेजर कर लें, इसको यहाँ तक कर लें। लेकिन जब आपके स्पॉट्स और लाइंस क्लियर होती है, डिस्टिंक्ट होती है, यू कैन गेट मोर एक्यूरेट आरएफ वैल्यू देयर। अच्छा, एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि टीएलसी में मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, अगर आप थोड़ा खुद सोचें, अब इनमें एक चीज सेम है और एक डिफरेंट है। तो टीएलसी में जो मोबाइल फेज इज स्टिल द सॉल्वेंट, ठीक है, जो सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेज ही है, क्योंकि जब मैंने लिखा कि रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सिमिलर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो वो सॉल्वेंट ही लेके ट्रैवल करेगा ऊपर उनको स्लाइड के ऊपर। लेकिन जो स्टेशनरी फेज है इसमें अक्सर कई दफा मैंने देखा गलती होती है। जो ग्लास स्लाइड है, इट हैड नथिंग टू डू, इनफैक्ट स्लाइड और ग्लास इज स्मूथ सरफेस, इट्स नॉट पोरस दैट मच, तो वो कुछ नहीं करती। लेकिन ये जिसके ऊपर थिन लेयर अटैच हो गई थी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, दैट इज द वन व्हिच इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म पोर्स ऑफ सेम साइज, क्योंकि ये देखें ये आयनिक कंपाउंड है और ये आयनिक कोवलेंट है, एंड देयर मैक्रोमोलिक्यूल्स। जब ये स्लाइड की सरफेस के ऊपर सॉलिडिफाई होते हैं तो दे मेक इवन सरफेस और दे मेक पोर्स ऑफ इवन साइज, तो जो सेपरेशन इस वजह से अच्छी हो रही। तो इन शॉर्ट हमारी जो स्टेशनरी फेज है, इट्स मिक्सचर और थिन लेयर ऑफ Al2O3 एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन दोनों का जो लेयर है स्लाइड के ऊपर, दैट इज काउंटेड एज द स्टेशनरी फेज। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी थी उसमें जो पेपर था इटसेल्फ, दैट वाज द स्टेशनरी फेज। लेकिन चूंकि पेपर में पोर्स इवन साइज के नहीं होते, दे आर रफ, एंड इफ यू होल्ड योर पेपर हैप्पैज़र्डली, दबा दें उसको, टेढ़ा मेढ़ा कर दें, फोल्ड कर दें, तो सेपरेशन और खराब होती है। स्लाइड के ऊपर ऐसा नहीं है, स्लाइड के ऊपर जो ये सॉलिड जम जाएगा, सॉलिडिफाई होगा, इट विल रिमेन वेरी इवन, सैंड पेपर की तरह से इसकी अपीयरेंस हो जाती है। तो सेपरेशन भी अच्छी है और स्टेशनरी फेज का भी डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब असल टेक्निक जो पढ़ने वाली है ना, वो जीएलसी जो एडवांस टेक्निक्स में से आती है, वो करेंगे कल। बट ये दोनों टाइप्स में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, जीएलसी से ज्यादा आते हैं। बस इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लें, मैं इसको यहाँ रोकूंगा, टाइम भी नहीं और हिम्मत भी नहीं है। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।